नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर काशीपुर से है। अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात की है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सब्जी मंडी में अग्निकांड में हुए हादसे का जायजा लिया। अग्निकांड में छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी का सहारा छिन गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा, सब्जी मंडी में अग्निकांड में हुए हादसे का खुद जायजा लिया है। त्रिवेंद्र रावत ने अग्निकांड में छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी का सहारा छिन गया कहते हुए उन्होंने अग्निकांड है, माफ कीजिएगा, अग्निकांड पीड़ितों के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है। जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। सब्जी मंडी में अग्निकांड में हुए हादसे का जायजा लिया है त्रिवेंद्र रावत ने। यहाँ पर जो कल आगजनी हुई है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कमिश्नर कुमाऊं की अध्यक्षता में इसके लिए एक जांच समिति गठित कर रहे हैं, उसी में घोषणा कर रहा हूँ ताकि आग के कारणों का पता चल सके। दूसरा, जो इन लोगों को नुकसान हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटे दुकानें हैं, बहुत छोटे कारोबारी हैं बेचारे, जो दिन भर कमा के और रात को अपना परिवार का लालन पालन करते होंगे। तो इसके मैं जिलाधिकारी को अभी तुरंत निर्देशित कर रहा हूं कि वो इसका आकलन करके और सरकार को भेजें। इनके लिए हम जल्दी से जल्दी जो आर्थिक सहयोग या राहत इनको देनी है, हम बहुत जल्दी से जल्दी उनको देंगे। और वहीं देखिए, तहसील परिसर में 120 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बेस अस्पताल में आधुनिक उपकरणों का शुभारंभ भी किया। सुशीला तिवारी अस्पताल में खुले देश के चौथे जेनरिक मेडिसिन शॉप का भी लोकार्पण किया। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि भाजपा सरकार 3.5 साल में कई ऐतिहासिक कार्य कर चुके हैं। हल्द्वानी में आईएसबीटी रिंग रोड को लेकर भी कार्य पाइपलाइन में है और जल्द ही रिंग रोड का पहला चरण का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। लगभग 45 करोड़ की लागत से रिंग रोड का पहला चरण का काम पूरा होगा। तमाम योजनाएं हैं जिनका आज यहाँ पर हाइड्रोलिक बैंक शायद राज्य में दूसरी बैंक है। था तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की विधायक से एक हाइड्रोलिक बैंक बनाई थी और यहाँ के जिलाधिकारी से मैंने कहा था कि आप किसी तरह की बैंक बनाइए क्योंकि सबसे बड़े भारी होते हैं। भाई पीछे कर लो कैमरा थोड़ा सा, भाई थोड़ा पीछे करो यार, जो सिस्टम है थोड़ा पीछे बिजी मत लगा से उसको उठाया भी जा सकता है, उसको उसी तरह से धीरे धीरे नीचे भी उतारा जा सकता है क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा होते हैं। अरे भाई मोबाइल पीछे कर ले, हेलो कनाल के पीछे। ये हाइड्रोलिक बैंक यहाँ पर आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, जिसको राज्य के साथ थोड़ा ये एक नया प्रयास। इसी तरह से यहाँ पर जो मेडिकल वैन है उनको भी यहाँ पर लोकार्पण किया गया और तमाम जो हल्द्वानी और हमारे नैनीताल जिले के नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे कल्चर पर आधारित म्यूरल्स, ये हमारी जो उन्नत संस्कृति रही है, जो उन्नत परंपरा रही है, उसको प्रदर्शित करने वाले हमारे भाईमान को दिखाने वाली ये बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पर जिले में की गई है। पहले केवल देहरादून जो हमारा सचिवालय था, देहरादून चौक पर रहता थी, अब हम इसको धीरे धीरे पूरे राज्य में हम चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मॉनसून सत्र के पहले से कोरोना पॉजिटिव चल रहे थे। स्पीकर प्रेमचंद अपने सरकारी आवास में आइसोलेट रहते हुए इलाज करा रहे थे। स्पीकर प्रेमचंद ने कोरोना को हराकर अपने शुभचिंतकों का आभार जताया है। नेगेटिव रिपोर्ट आई है, मैं स्वस्थ हूं और जिस प्रकार से आप सभी ने मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी, मैसेजेस दिए, टेलीफोन किए और जो पूजा अर्चना मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सबने किए है, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद कर रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैं फिर से आपके बीच में बहुत जल्दी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करूंगा। मैं आपका पुनः धन्यवाद कर रहा हूं। चारधाम यात्रियों को 4112 ई पास जारी हुए हैं। कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त होने के बाद ई पास की संख्या बढ़ गई है। 3 महीने में कुल 79,094 ई पास जारी हुए। श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा के प्रति उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी तक 45,000 से ज्यादा यात्री
चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। स्थानीय लोगों के लिए 1 जुलाई से यात्रा खोली गई। 25 जुलाई से कुछ प्रावधानों के साथ चारधाम यात्रा सभी के लिए शुरू हुई थी। अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए 72 घंटे तक पहले जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो साथ लाना अनिवार्य था। अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने की अनिवार्यता भी समाप्त हो चुकी है। हाथरस की बिटिया को इंसाफ के लिए महानगर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस भवन से गांधी पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हाथरस की बिटिया के लिए न्याय मांगा। कल रात 3 बजे जला भी दिया गया, तो उसके लिए आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी है और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों को जो रेप करते हैं बच्चों का या महिलाओं का शोषण करते हैं उन लोगों को फांसी की सजा सीधी सीधी होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है आंखें बंद करके बैठी हुई है। महिलाओं के मामले में, बेटियों के मामले में एक तरफ तो इतना बड़ा नारा पूरे देश के अंदर दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का अभियान चलाया जाता है, दूसरी तरफ दूसरी बेटियों के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं और सरकार कहीं भी नहीं बोलती, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। तो हमारी मांग है कि जब इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं तो उन लोगों को फांसी दी जानी चाहिए, सरकार को इसमें मुंह खोलना चाहिए। पौड़ी के पास औखलू गांव में गुलदार ने 15 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। घायल अवस्था में पंकज को जिला चिकित्सालय पौड़ी उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन समय की देरी के चलते डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण सुमन नेगी कहती हैं, जब गुलदार ने पंकज पर हमला किया तो करीब 1.5 किलोमीटर पैदल उसे सड़क तक लाया गया। पुरानी पेंशन व्यवस्था उत्तराखंड में लागू हुई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने संपूर्ण उसमें इसको काले दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प लिया और आज पूरा हर कर्मचारी, शिक्षक, अध्यापक और सभी अधिकारी इस आह्वान से जुड़े हैं और आज इस काला दिवस के रूप में सर्वप्रथम सभी ने अपने सोशल मीडिया की डीपी से लेकर पूरे प्रदेश में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे की ओर से 1 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इसी क्रम में आज जिला मुख्यालय पौड़ी में भी मोर्चे से जुड़े कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया गया। मोर्चे से जुड़े कर्मचारियों द्वारा काले कपड़े पहनकर बाइक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। मोर्चे के प्रदेश सचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर एनपीएस जैसा अभिशाप कर्मचारियों के ऊपर थोपा गया। बुढ़ापे के प्रति बहुत चिंतित है और कहीं ना कहीं इसके लिए हम सरकार को दोषी ठहराना चाहते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार का दोहरा मापदंड न अपनाया जाए, जहां एक विधायक और एक मान्य विधायक और मान्य मंत्री सांसद एक दिन के लिए बनते हैं और उसके बाद उनकी सीधे पेंशन लग जाती है और वहीं दूसरी ओर हम राज्य के कर्मचारी जो 35 साल 40 साल अपना पूरा तन मन धन अपना 24 घंटे विभागों के प्रति सेवाओं में समर्पित होने के बाद हमें पेंशन जैसी व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कोविड-19 में हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, हमारे शिक्षक कर्मचारी दिन रात जी तोड़ मेहनत करें। जहाँ एक माननीय विधायक मंत्री अपने घरों में बैठे, वहाँ हमारा कर्मचारी तत्पर अपनी सेवाओं में लगा हुआ है और आप देख रहे हो कई हमारे ऐसे कर्मचारी जो इस बेचारे इस कोरोना के दौरान उनकी मैंने उनका एक्सपायर पुरानी पेंशन व्यवस्था उत्तराखंड में लागू हुई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने संपूर्ण उसमें इसको काले दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प लिया और आज पूरा हर कर्मचारी, शिक्षक, अध्यापक और सभी अधिकारी इस आह्वान से जुड़े हैं और आज इस काला दिवस के रूप में सर्वप्रथम सभी ने अपने सोशल मीडिया की डीपी से लेकर उनको काला रखा है और एक दिन में जो हमारे एक बाइक रैली हमारे जनपद पौड़ी के जो क्रांतिकारी साथी हैं उन्होंने एक ट्रायल बाइक के रूप में इसको लिया है कि हम ट्रायल बाइक के रूप में एक रैली निकालेंगे और एक संदेश देंगे सरकार को और भविष्य में हम चाहेंगे कि हम पूरे गढ़वाल मंडल में भी इसको रैली को करें और शाम को 8 से 9 शाम के 8 से 9 में ब्लैकआउट रहेगा। पूरा हम लाइट बंद करके अपनी बात रखेंगे कि हम वास्तव में ये काला दिवस हमारे कर्मचारियों के लिए एक 2005 में जो 1 अक्टूबर से लागू हुआ था, ये काला दिवस हटना चाहिए और अंधेरे से उजाले की ओर हम चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अब स्कूलों को खोलने की हो रही तैयारी। अनलॉक 5 में राज्य के स्कूलों को खोले जाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गांधी जयंती पर
किसी भी बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा। गांधी जयंती स्कूलों में शिक्षक और स्टाफ के द्वारा मनाई जाएगी। हफ्ते भर में स्कूल खोलने को लेकर किया जाएगा फैसला। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से बात करके डीएम भेजेंगे शासन को रिपोर्ट। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में स्कूल खोलने पर फैसला होगा। पहले चरण में कक्षा 9 से 12, दूसरे चरण में कक्षा 6 से 8, तीसरे चरण में कक्षा 5 से नीचे की क्लास शुरू होने की संभावना है। गांधी जयंती पर किसी भी बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में अब स्कूलों को खोलने की तैयारी हो रही है। अनलॉक 5 में राज्य के स्कूलों को खोले जाने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी है। गांधी जयंती पर किसी भी बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा। गांधी जयंती स्कूलों में शिक्षक और स्टाफ के द्वारा मनाई जाएगी। गांधी जयंती पर किसी भी बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा। गांधी जयंती स्कूलों में शिक्षक और स्टाफ के द्वारा ही मनाई जाएगी, यानी बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। उत्तराखंड में अब स्कूलों को खोलने की तैयारी हो रही है। फ़हीम जुड़ चुके हमारे साथ में, रेजिडेंट एडिटर फ़हीम, क्या कुछ खास जानकारी है? स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, लेकिन सरकार ने क्या तैयारी की है स्कूल खोलने को लेकर? देखिए, स्कूल खोलने को लेकर के दो तरह की बातें हैं, क्योंकि अभी तक जो है अभिभावक संघ है उनकी तरफ से इसमें कोई सकारात्मक तरीके की बात सामने नहीं है, लेकिन स्कूल प्रबंधन लगातार स्कूल खोलने को लेकर के वो पॉजिटिवली बात कर रहा है और उम्मीद जाहिर कर रहा है। इस मामले को लेकर के मंत्री से भी स्कूल प्रबंधन में बात की। लिहाजा चूंकि अनलॉक का सफलतापूर्वक चल रहा है, एक तरीके से कहें सारी बाजार हर तरह की चीजें खुली हैं, कुछ चीजों को छोड़ करके जो अनलॉक 5 में जिनकी उम्मीद है, और ये सबसे बड़ी उसमें जो है वो स्कूल है, तो स्कूलों को लेकर के खोलने की तैयारी एक तरीके से कहें सरकार ने कर दी है। और उस तैयारी के पहले चरण में किस तरह से खुलेंगे, क्या होगा, क्या उसका असर होगा, किस तरह से बच्चे आएंगे, वो तमाम चीजों को लेकर के मंथन है। तो आज इस बात को लेकर के मंत्री ने आधिकारिक तौर पर जानकारी भी दी है कि स्कूल प्रबंधनों से और अभिभावकों से जिला स्तर पर बातचीत होगी और पीएम की रिपोर्ट के बाद ही शासन उस पर मंथन करेगा। और ये चूंकि एक बड़ा फैसला होगा स्कूल में, क्योंकि इसमें केवल युवा या किशोर ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जो चिंता है वो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को लेकर के और जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को लेकर के ज्यादा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सबसे ज्यादा दिक्कत इन बच्चों के साथ आएगी। तो लिहाजा इसको सरकार के स्तर पर तय किया जाना है। तो आज ये बात कह दी गई है, जिला प्रशासन को भी इसमें निर्देश जारी कर दिए जा रहे हैं कि वो अभिभावक संघ और स्कूल प्रबंधनों से बात करके अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट सप्ताह भर के अंदर सरकार को दें और सरकार से उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक होगी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के अंत में, उसमें इसकी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और फिर पूरी कैबिनेट का एक जो निर्णय होगा उसके हिसाब से आगे इसमें स्कूल खोलने को लेकर के तय किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। चारधाम यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट में छूट देने का मामला। यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट में छूट देने पर कांग्रेस विरोध जता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान आया है, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव की अनिवार्यता जरूरी है। कोरोना की इस महामारी में तुगलकी निर्णय ले रही है, इसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। आपने देखा होगा कि सरकार ने निर्णय लिया कि बसों में जो है क्या नाम है सवारी जो है पूरी बैठा करके यात्रा करने की स्वीकृति सरकार देती है, लेकिन उसमें सरकार ने ये भी कहा कि हर यात्रा के बाद बस जो है सैनिटाइजेशन उसका करना पड़े सब कुछ करके। लेकिन चारधाम में तो गजब हो गया, उन्होंने कहा चारधाम जो जाएगा उसको कोरोना टेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और वो इसलिए सरकार कह रही है, जो
पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करने का साहस तो नहीं उठा पा रही। इसलिए सरकार ने कहा कि 4 धाम जाओ, बेफिक्र होकर के जाओ, बिना कोरोना के टेस्ट कराए हुए जाओ। तो 4 धाम में जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो वहाँ स्थानीय लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से सरकार को कोई सरोकार नहीं। निश्चित रूप से 4 धाम में भी जो है सरकार को जो है कोरोना से कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है, उसको जांच होनी चाहिए, तब जाने देना चाहिए।